जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 यानी द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण क्या है ये बता चुका था। और प्रश्नावली 4.1 का पहले क्वेश्चंस में जितने भी प्रश्न थे मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसके अंदर जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न। ठीक है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न स्थितियों को, है ना, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्या करिए, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। अब मैं आपको समझाऊंगा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कैसे किया जाता है। देखिए, द्विघात का मतलब होता है जिसके चर के ऊपर दो घात हो, ठीक है। और समीकरण का मतलब ये होता है कि बराबर में कुछ ना कुछ वैल्यू हो। जैसे समझिए x² + 2 बराबर 0। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो चर है इसका घात कितना है, तो 2 है, और बराबर में क्या है, 0 है। मतलब कुछ ना कुछ बराबर में होना चाहिए और जो पावर है चर का वो हमेशा 2 होना चाहिए, है ना, हमेशा 2 होना चाहिए। 2 से कम नहीं होना चाहिए और 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे आप बना पाओगे तो वो होगा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो जो स्थितियां दी गई हैं इस स्थितियां को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप सोचिए क्या ये द्विघात बनेगा कि नहीं बनेगा, बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है एक आयताकार, है ना, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है ना। आयताकार भूखंड है, ठीक है ना। तो आयताकार कैसा होता है, यही ना, ये क्या है, आयताकार, है ना, आयताकार भूखंड। अब जो इसका क्षेत्रफल है, ये पूरा जो जगह है, ठीक है, ये पूरा जो क्षेत्रफल है वो है आपका 528 मीटर स्क्वायर। तो आप एक बात जानते हैं ना कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। ठीक है, तो क्षेत्र की जो लंबाई है वो मीटर में है, किस में है, मीटर में है, ठीक है। और चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। कह रहा है कि जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो क्या करूंगा, लिखूंगा हल। समझिएगा ध्यान से कैसे करना है, लिखेंगे। अब चौड़ाई से जो है कि 2 गुना करके अगर एक जोड़ देता हूं तो लंबाई आएगा। तो पहले मान लेता हूं कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, है ना, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, है ना, x मीटर है। कितना मीटर है, x मीटर। तब बताइए अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितना है। तो कह रहा था कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। ठीक है, तो लिखूंगा आयताकार भूखंड की लंबाई। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर दूं, ये पिक्चर को देखिएगा। अब जो भूखंड की जो लंबाई है वो क्या कह रहा था कि जो चौड़ाई है उसके 2 गुने से एक अधिक है। तो क्या लिखूंगा, है ना, भूखंड की चौड़ाई, है ना, जो भूखंड की चौड़ाई है इसका 2 गुने से एक अधिक है। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर, भूखंड की चौड़ाई है x, तो लिखूंगा x × 2 + 1, यानी हो जाएगा ये 2x + 1। यानी हमारे पास आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है और जो लंबाई है वो है 2x + 1। ठीक है, अब कह रहा था कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, नीचे लिखूंगा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, यही है। चलिए अब देखिए भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना है, 528।
अब लंबाई कितना है हमारे पास, देखिए 2x प्लस 1, 2x+1 और चौड़ाई है आपका x बराबर 528। अब इसको x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस x बराबर 528। अब 528 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब देखिए हमसे कह रहा था क्वेश्चंस में कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अब बताइए ये 2x² यानी x का पावर 2 आ गया, इसका मतलब कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। बस आपको यही करना है, चीज़ों को बस समझना है, जो स्थितियां हैं उसको समझना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं दूसरे का दूसरा कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, है ना। दो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली, ठीक है ना, क्रम से आने वाली। धनात्मक पूर्णांक का मतलब कि जो धन में हो, ठीक है। जैसे सुनिएगा 1 2 3 और एक है -1 -2 -3। अब आप देखेंगे कि जो नीचे वाली संख्या है ये ऋणात्मक है। क्या है? ये ऋणात्मक है, ठीक है। तो ये नहीं चाहिए, क्या चाहिए उसे? धन वाले चाहिए। और आप कहेंगे कि सर पूर्णांक कहाँ से? तो देखिए जो संख्या रेखा पे नंबर होती है ना, जो संख्या रेखा पर नंबर होती है वो क्या होता है? पूर्णांक ही तो होता है ना। ये सब क्या है? पूर्णांक ही तो है, संख्या रेखा पे जो नंबर्स होती है। तो कह रहा है कि जो धनात्मक पूर्णांक है, ये वाला जो धनात्मक है, आप उसी को लीजिएगा। किसको लीजिएगा? उसी को लीजिएगा। और कैसे? तो क्रम में आने वाली। किसमें? क्रम में आने वाली, है ना। जो क्रम में आने वाली जो धनात्मक है आप उसी को लीजिएगा। तो बताइए अब क्रम में आने वाली धनात्मक क्या थी? 0 1 2 3 ऐसे करके था ना। अब बताइए मान लेता हूं कि 1 जो है कि x है। क्या है? x है। तो बताइए 2 कैसे आया होगा? अगर x में मैं 1 जोड़ दूं तो 2 आया होगा कि नहीं आया होगा? ठीक है। अगर मान लीजिए कि 1 का मान क्या है? x है, तो 2 कैसे आया होगा? x में अगर 1 जोड़ दूंगा तो 2 आया होगा, ठीक है। आप कहेंगे कि नहीं सर, अगर मान लीजिए कि 3 हुआ और 4 हुआ तो चलिए कोई बात नहीं। मान लेता हूं कि 3 जो है कि x है, तो बताइए 4 कैसे आया होगा? x में 1 जोड़ने पर ही ना, यानी क्रम से x और x+1 दो संख्याएं आएंगी, ठीक है। तो ये आपको बात दिमाग समझ में आ गया। सुनिए हमसे यही कह रहा था कि जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो लिखूंगा हल, और सुनिए क्या लिखेंगे। लिखेंगे पहली है ना, पहली धनात्मक पूर्णांक, है ना। आगे लिख देता हूं माना, है ना। माना पहली धनात्मक पूर्णांक x है। क्या है? x है। तो नीचे लिखूंगा फिर से, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी? x+1 है। अभी मैं समझाया था दूसरे नंबर पे हो जाएगी x+1। अब कह रहा था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो नीचे लिख दूंगा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। ये नहीं कहा था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। तो यही ना है, पहला क्या है? x गुणे दूसरा है x+1 बराबर 306, ठीक है। गुणा कर लीजिए, x² प्लस x बराबर 306। तो बताइए x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। क्या हो गया? द्विघात समीकरण। यानी दूसरा प्रश्न यही था। बस आपको यही चीजें समझना है कि कैसे हमें निकालने की कोशिश करना है, कैसे स्थितियों को समझना है। चलिए हो गया दूसरे का दूसरा। चलिए देखते हैं दूसरे का। चलिए तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा कह रहा है कि रोहन की माँ, है ना, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, और उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, ठीक है।
तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए रोहन जितने साल का वर्तमान में है ना, उसकी मम्मी जो है कि उससे 6 साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है ना, 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर रोहन वर्तमान में x उम्र का है तो उसकी मम्मी x प्लस 26 होगी। बस यही समझना है आपको। देखिए लिखूंगा हल और लिखेंगे माना रोहन की, है ना, माना रोहन का वर्तमान आयु 1 वर्ष है। कितना है? 1 वर्ष है। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे तो उसकी माँ की, है ना, माँ की वर्तमान आयु रोहन से कितनी साल बड़ी है? 26, है ना, 26 वर्ष है कि नहीं। रोहन अगर 1 वर्ष का है तो उसकी मम्मी जो है उससे 26 साल बड़ी है, ये बात उसने कहा था। अब कह रहा था कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, कब, कितना वर्ष पश्चात, यानी वर्तमान से 3 साल बाद। तो बताइए 3 साल जब बाद जाएंगे तो रोहन भी 3 साल बढ़ेगा और उसकी मम्मी भी 3 साल बढ़ेंगी। ठीक है, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद की आयु। कितने वर्ष बाद की? 3 वर्ष बाद। तो लिखेंगे रोहन की आयु, है ना, यानी रोहन का आयु कितना हो जाएगा? तो x प्लस 3 होगा। ठीक है, और उसकी मम्मी का, और लिखूंगा उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा? तो x प्लस 26 में 3 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा, है ना, 29 होगा। इतना तो उसने कहा था। अब करेंगे जो 3 वर्ष बाद जो इनकी आयु है ना, इसका गुणनफल कितना है? 360 है। ठीक है, तो अब लिखूंगा, ध्यान सुनिए कि आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल बराबर 360। अब आयु क्या है? तो ये है x प्लस 3 और दूसरा है x प्लस 29 बराबर 360। अब चलिए इधर साइड में करते हैं। देखिए इसको कैसे गुणा करना होता है मैं बताया था। आगे वाला ये एक बॉक्स वाला में x लीजिए आगे वाला, और दूसरा बॉक्स s के पास लिख दीजिए x प्लस 29, दूसरा है प्लस 3 लीजिए, और दूसरा फिर बॉक्स ले लीजिए x प्लस 29 बराबर 360। ठीक है, करिए x का x में करेंगे x स्क्वायर प्लस 29x, है ना, 3 से करेंगे 3x प्लस, और 3 से 29 में करेंगे तो 29 27, है ना, 3 दूना 6 2 8 यानी 87 बराबर 360। चलिए x स्क्वायर, अब 29 और 3x, 29 30 31 32, है ना, प्लस 32x, अब प्लस 87 और 360 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस 360 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, है ना। अब देखिए 87 में से 360 घटाएंगे तो 360 बड़ा है तो उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगेगा। अब घटाइए, है ना, 10 यानी 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बचेगा एकदम आपका, देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, 87 में से 360 को माइनस करना है तो आप माइनस कर लीजिए 360 में से 87 को, तो 10 में से गया 7 तो 3 बचा। यहाँ पे क्या बचा, अब देखिए यहाँ पे बचा 5 और 5 में से ये 8 जाएगा नहीं, है ना, तो 15 में से 8 गया तो 7 और यहाँ पे बचा 2, 273 बराबर 0। अब देखिए x का पावर कितना है, 2 है ना, अधिकतम देख लीजिए, अधिकतम कितना है, 2 है, तो क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण के रूप में मैंने लिख दिया। ठीक है, बहुत आसान है, नोट कर लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, बस इतना ही करना है, चीज़ों को बस समझना है। चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली का
क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली द एंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरे का चौथा प्रश्न। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, क्या होता, कम होता, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। कितने घंटे? 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले चाल ज्ञात करना है तो मान लूंगा चाल है ना, माना रेलगाड़ी की, है ना, माना रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, x किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। कितना है? x किलोमीटर। दूरी कितना है? 480 किलोमीटर, है ना। तो रेलगाड़ी की चाल तो हो गया, मान लिया मैंने। अब रेलगाड़ी जो है कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो सुनिएगा, अब लिखूंगा तय की गई दूरी किसके द्वारा? रेलगाड़ी के द्वारा। आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी कितना है? वो 480 किलोमीटर। देखिए दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, तो समय ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो लगा समय, ठीक है। लगा समय मान लेता हूं T1, क्या मान लेता हूं? T1। तो बताइए अब समय ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको पता है समय जब भी ज्ञात किया जाता है तो आप कॉन्सेप्ट एक चीज जानते होंगे, ये चीज, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बताइए समय जब चाल के जगह पे आएगा तो चाल कहाँ जाएगा? समय के जगह पे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? 480 बटे, है ना। मैं यहाँ पे चलिए लिख ही देता हूँ, है ना। क्या लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे? पहले दूरी बटे चाल। अब आगे लिख लीजिएगा, दूरी है 480 बटे चाल है आपका x, है ना, x है ना। चलिए इसको मान लेता हूं समीकरण 1। क्या मान लिया? समीकरण 1, ठीक है। अब चलिए, अब कह रहा था कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, ठीक है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता। अब क्या है? 8 किलोमीटर पर घंटा चाल कम करना है, ठीक है। अब नीचे लिखूंगा यदि चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होता, क्या होता? कम होता। तो कम होता तो कितना होता है? x माइनस 8 होता ना। चाल कितना होता? x माइनस 8 होता। अगर पहले x था तो 8 किलोमीटर अगर कम होता तो x माइनस 8 होता। और दूरी क्या होती? बताइए दूरी क्या होता? दूरी तो उतना ही चलना है ना, उसको 480 ही चलना है, ठीक है। अब बताइए समय, अब बताइए इसमें समय। अब कह रहे हैं कि जो समय है ना वो क्या होता कि वह उसी दूरी को तय करने में समय 3 घंटा अधिक ले लेती। कितने घंटा? 3 घंटा अधिक ले लेती। मतलब ये कि जितना पहले T1 समय लग रहा था, अब जो समय है ना वो 3 घंटा अधिक लगेगा। मतलब कि पहले के समय में और दूसरे के समय में अंतर है 3 घंटे का। कितने घंटे का अंतर है? 3 घंटे का। तो देखिए अब क्या नीचे लिखेंगे, समय T2 बराबर, क्या लिखेंगे? समय, यहाँ पे लिखिएगा समय T2 बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना हो जाएगा? 480 बटे चाल कितना है? x माइनस 8 हो जाएगा। समझिए अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्वेश्चन में यही कहा था कि जो समय है ना वो दोनों के बीच में 3 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 3 घंटे का अंतर है, ठीक है। अब ये 3 घंटे का जो अंतर है इसका मतलब कि T2 जो टाइम है ना, T2 जो टाइम है, सोचिए T2 में से अगर T1 को घटा दें तो कितने घंटे के बराबर हो जाएगा? 3 घंटे के बराबर। आप इसको नोट करिए। चलिए हो गया। चलिए अब मैं ऊपर से रफ करता हूं, देखिएगा। अब क्या कह रहा था, अब लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, एकदम बेसिक सा, ठीक है। T2
T2 क्या होता है, 3 घंटा अधिक ले रहा है ना, दूसरे वाला क्या ले रहा है, अधिक ले रहा है, ठीक है। अब अधिक ले रहा है तो इसमें से T2 में से T1 को माइनस कर देंगे, तो T2 माइनस T1 बराबर 3 घंटा, यही ना हुआ, क्योंकि 3 घंटा तो अधिक ले रहा था, तो दोनों के टाइमों के बीच का 3 घंटे का अंतर है, तो ये हो गया। चलिए अब ये 480, T2 का मान कितना है, 480 बटे x माइनस 8 माइनस T1 का मान कितना था, 480 बटे x बराबर हो गया 3। बस यही था। ये करिए, देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही आएगा x माइनस 8, ठीक है। x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा तो ये x बचेगा। अब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 480x, ठीक है। फिर माइनस इस 480 को x माइनस 8 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 480 है ना, x में करेंगे तो 480x, फिर इस माइनस से माइनस, यानी आप लिखेंगे कैसे, देखिएगा ऐसे लिखेंगे, ऐसे बराबर कितना 3, ठीक है। चलिए अब इसको गुणा कर लेता हूँ, देखिएगा यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 480x माइनस ये हो जाएगा 480 और ये हो जाएगा x, माइनस का माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस 480 गुणे 8, 480 गुणे 8 बराबर तिरछा गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 3x कोष्टक में x माइनस 8, ये हो गया। अब देखिए 480 प्लस में है, ये माइनस में है, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, इसको गुणा कर लीजिए, 8 0 0 8 8 64 और 32 यानी 4 36 है ना, 3640 बराबर इसको गुणा करेंगे तो होगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है। चलिए अब इसको एक साइड कर लीजिए तो 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये उधर जाएगा माइनस 36 40 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें देखिए 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 8x है ना, माइनस 3 एकम 3, ठीक है, और 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ पे चलिए यहाँ पे 38 40 है ना, गुणा करने पे 38 आएगा, देखिए 38 होगा, क्योंकि देखिए 8 से करेंगे 8 0 0 8 चौक 32 है ना, सॉरी 8 8 64 64 का 4 और 6 8 चौक 32 और 6 38 ऐसे हुआ, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 एकम 3 और आपका बचा, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया तो यहाँ पे बचा 3 दूना 6 और 3 8 24 और ये हो गया 0, ये बराबर 0, यानी हमारा आंसर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं ऐड नहीं किया, तो आप लोग सही से करिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट यही है, बिल्कुल आपका ये आंसर होगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 80 इक्वल टू 0। ये पूरा प्रश्नावली 4.1 का पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आप रिप्लाई दिया करिए, ठीक है। और अपना जो सुझाव है वही बताया करिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।